हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आंकड़ों की पर्याप्तता, डेटा सफिशिएंसी का भाग नंबर 1 हम लोग यहाँ पे करेंगे, जिसमें अभ्यास प्रश्न देखेंगे और समरी को बाद में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 निर्देश दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के बाद दो कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि कथनों में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपको आंकड़ों और गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करके संभावित उत्तरों में से चुनाव करना चाहिए। ठीक है ना। आप देखिएगा प्रश्न क्या है, यदि C1 और C2 क्रम से बाहरी और भीतरी वृत्तों की परिधियां है तो C1 अनुपात C2 का अनुपात क्या है। कथन 1 दोनों वृत्त संकेंद्रित है। कथन 2 वलय का क्षेत्रफल बाहरी वृत्त का 2/3। 5 ऑप्शन आपके सामने, सॉल्यूशन बताइएगा। सॉल्यूशन को देखते हैं। कथन 1 से कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। दोनों वृत्त संकेंद्रित है, इस बात से हम लोग नहीं बता सकते। और कथन 2 से पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये क्या है, 2/3 का मल्टीपल है। 2/3 इंटू पाई R1 का स्क्वायर। इस प्रकार R1 अनुपात R2 का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए C1 अनुपात C2 का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। अतः केवल कथन 2 पर्याप्त है। वलय हमेशा दो संकेंद्रित वृत्तों से परिबद्ध होता है। तो कथन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह केवल कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अकेले कथन 1 पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन का निर्देश क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के बाद दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि कथनों में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपको गणित के आंकड़ों और अपने ज्ञान का उपयोग करके संभावित उत्तरों में से चुनाव करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी और डी की वर्तमान आयु का कुल योग 96 वर्ष है। बी की वर्तमान आयु क्या है। पहला स्टेटमेंट, ए बी और डी की औसत आयु 20 वर्ष है। दूसरा स्टेटमेंट, सी और डी की औसत आयु 25 वर्ष है। 5 ऑप्शन है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो देखते हैं आंसर को। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि एबीसीडी की वर्तमान आयु का योग 96 साल। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 96 वर्ष। बी की आयु निकालनी है। स्टेटमेंट 1 से क्या निकल रहा है, ए बी और डी की औसत आयु 20 साल है। तो ए प्लस बी प्लस डी की आयु का सम 20 गुणा 3 यानी कि 60 वर्ष आएगा। ठीक है ना। सी और डी की औसत आयु 25 है। देखो, जब ए बी डी की 60 निकल कर आ गई और ए बी सी डी की 96, तो यहाँ से सी की निकाल दूंगा। 96 माइनस 60, 36 साल आ जाएगी। कथन 2 से सी और डी की उम्र का सम सी प्लस डी बराबर 25 गुणा 2 50 आएगा। तो इन दोनों से डी की उम्र निकलेगी 50 माइनस 36 यानी कि 14 साल। दोनों कथनों में दिए गए आंकड़े एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ से कह देंगे कथन 1 और 2 को एक साथ मिलाकर भी उत्तर नहीं मिल सकता और अधिक जानकारी की आवश्यकता है। ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, दिए गए प्रत्येक प्रश्न के बाद दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि कथनों में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपको डेटा और गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करके संभावित उत्तरों में से चुनाव करना चाहिए। दीपक के हिंदी में अंक उसके द्वारा हिंदी, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में प्राप्त औसत अंक से 15 अधिक है। तो दर्शन शास्त्र में उसके अंक कितने हैं, ये आप लोगों को बताना है। दो स्टेटमेंट, पहला है हिंदी और दर्शन शास्त्र में उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक 112 है। दूसरा स्टेटमेंट, दर्शन शास्त्र क्या होता है, फिलोसफी, ठीक है ना। और समाजशास्त्र सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र होता है, क्या होता है, इकोनॉमिक्स में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के बीच का अंतर 12 है। 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को करिएगा।
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, प्रश्न के अनुसार हिंदी में दीपक के अंक इक्वल टू 15 प्लस कितना आ जाएगा, हिंदी प्लस दर्शन शास्त्र प्लस समाज शास्त्र प्लस अर्थशास्त्र डिवाइड बाई 4। दर्शन शास्त्र में दीपक के अंक क्या होंगे बताना है। कथन 1 से हिंदी प्लस दर्शन शास्त्र यानी कि 112 अंक है। कथन 2 से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के अंकों का डिफरेंस 12 है। इस प्रकार दोनों कथन मिलकर भी दर्शन शास्त्र में दीपक के अंक निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहां से भी ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, दोनों को मिलकर भी डाटा के आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे कि कथन और सेकंड एक साथ मिलकर भी उत्तर नहीं पा सकते और अधिक डेटा की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। निर्देश, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के बाद दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि निम्नलिखित में से दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपको आंकड़े और गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करके संभावित उत्तरों में से चुनाव करना चाहिए। प्रश्न क्या है, दो अंकों की संख्या का मान। फर्स्ट स्टेटमेंट है अंकों का गुणनफल 72 है और अंकों के बीच का अंतर 1 है। सेकंड, इकाई स्थान पर अंक दूसरे अंक से बड़ा है। 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को करिएगा। आंसर देखिए, मान लीजिए कि दो अंकों की संख्या के अंक x और y है। तब कथन 1 से देखते हैं x इंटू वाई कितना है 72, कह रखा ना कि अंकों का गुणनफल 72 है और x माइनस वाई कितना है 1 है। तो यहाँ से सॉल्व जैसे ही मैं करूंगा 9 8 72, 9 और 8 का डिफरेंस 1 यानी कि x 9 और y 8 आ जाएगा। इसलिए संख्या या तो 98 होगी या 89 होगी। लेकिन कथन 2 से यह स्पष्ट है कि आवश्यक संख्या 89 होगी। कैसे, इकाई स्थान पर अंक दूसरे अंक से बड़ा है, यानी कि इकाई का अंक बड़ा होगा। इकाई का बड़ा होगा तो इकाई पे 9 आएगा और दाई पे 8 आएगा, क्योंकि इकाई का स्थान दूसरे से बड़ा है। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कह देंगे यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन और दोनों की आवश्यकता पड़ रही है ना, प्रश्न को उत्तर देने के लिए कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों की आवश्यकता पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। निर्देश, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के बाद दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि कथनों में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपको आंकड़ों और गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करके संभावित उत्तरों में से चुनाव करना चाहिए। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। स्टेटमेंट 1, 6500 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में 1736 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। स्टेटमेंट सेकंड, 4500 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में 1348.2 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 5 ऑप्शन है, इसका आंसर करिएगा। आंसर को समझते हैं। कथन 1 से हम ब्याज दर ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें साधारण ब्याज समय मूलधन पता है। इसी प्रकार हम कथन 2 से भी ब्याज दर ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए या तो अकेला कथन 1 या अकेला कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। या यदि या तो अकेले कथन है या अकेले कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। निर्देश, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के बाद दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि कथनों में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपको गणित के अपने ज्ञान और दिए गए डेटा का उपयोग करके संभावित उत्तरों में से चुनाव करना चाहिए। शांत पानी में नाव की गति क्या है। स्टेटमेंट 1 क्या है, नाव धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। सेकंड स्टेटमेंट, नाव धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ये 5 ऑप्शन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को करिएगा। इसके आंसर को समझिए। स्थिर पानी में नाव की गति क्या होती है, धारा के विपरीत गति प्लस धारा के अनुकूल गति, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे।
ये कितनी है, धारा के विपरीत 4 है और धारा के अनुकूल 6 है। 4 + 6/2 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ से क्या कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द्वितीय प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 1 दोनों की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। दिशा निर्देश है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के बाद 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको निर्धारित करना है कि कथनों में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपको आंकड़े और गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करके संभावित उत्तरों में से चुनाव करना चाहिए। एक शंकु आकार के बर्तन का आयतन बताना है। स्टेटमेंट 1, बर्तन के आधार की परिधि 64 इंच। स्टेटमेंट 2, बर्तन का आयतन समान आधार और ऊंचाई वाले बेलन के आयतन का 1/3 है। और 5 ऑप्शन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आंसर देखिएगा। हम दोनों कथनों को एक साथ उपयोग करके भी शंकु के आकार के पात्र का आयतन नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास ऊंचाई नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह देंगे यहाँ पे, यदि आप कथन 1 और कथन 2 को एक साथ मिलाकर भी उत्तर नहीं पा सकते और अधिक आंकड़ों की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। निर्देश, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के बाद 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि कथनों में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपको आंकड़ों और गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करके संभावित उत्तरों में से चुनाव करना चाहिए, है ना। ए अकेले कितने घंटों में काम को पूरा कर सकता है। स्टेटमेंट 1, बी अकेले 28 घंटे में काम पूरा कर सकता है। स्टेटमेंट 2, ए, बी और सी मिलकर 18 घंटे में काम पूरा कर सकता है। इस क्वेश्चन के 5 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइएगा। देखिए, ए के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करने के लिए हमें बी के द्वारा लिए गए समय का मान पता होना चाहिए, लेकिन हमें सी के बारे में नहीं पता, इसलिए उत्तर नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे, यदि आप कथन 1 और 2 को मिलाकर भी उत्तर नहीं पा सकते और अधिक जानकारी की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दिशा निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्न के बाद 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि कथनों में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपको आंकड़े और गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करके संभावित उत्तरों में से चुनाव करना चाहिए। प्रश्न क्या है, ब्याज दर प्रतिशत प्रतिवर्ष क्या है। स्टेटमेंट 1, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। स्टेटमेंट 2, 1600 रुपए की मूल राशि 2 साल में 2240 हो जाती है। 5 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इसका आंसर देखते हैं। सूत्र का उपयोग करके सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। कथन फर्स्ट से देखिएगा, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट P है तो इंटरेस्ट भी P मिलेगा। तो P = P × R रेट निकालना है। टाइम 5 है, डिवाइड बाय 100। P से P गया, R बराबर 20%। 1600 रुपए की मूल राशि 2 वर्ष में 2240 हो जाती है, यानी कि कितना ब्याज मिलेगा, 2240 माइनस 1600। प्रिंसिपल 1600 है गुणा R, टाइम 2 है, डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर निकल कर कितना आएगा, 640 गुणा 1600 गुणा 2R/100, है ना। तो 16 चौका 64 40 और 2 से 40 20 बार, तो रेट बराबर आएगा 20%। अतः ब्याज दर या तो केवल कथन 1 का प्रयोग करके या केवल कथन 2 का प्रयोग करके ज्ञात की जा सकती है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे कह देंगे कि यदि या तो केवल कथन 1 या कथन 2 का प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। निर्देश, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के बाद 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं।
आपको दी गई जानकारी और गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करके संभावित उत्तरों में से चुनना होगा। 3 संख्याएं ज्यामितीय प्रगति में है और उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मध्य संख्या ज्ञात करना। फर्स्ट स्टेटमेंट संख्याओं का योग 21 है। दूसरा स्टेटमेंट संख्याओं का गुणनफल 64 है। आंसर कीजिएगा, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। इसके आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि सामान्य अनुपात R है। यदि पहला सबसे छोटा पद है तो पद होंगे 1R और R²। यदि अंतिम सबसे छोटा पद है तो पद होंगे 1/R², 1/R और 1। फर्स्ट कथन का उपयोग करते हुए 1 + R + R² कितने का योग है 21। तो R² + R - 20 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो फैक्टर बनेंगे R + 5 R - 4 = 0। तो R = -5 R = 4 आ जाएगा। यदि R - 5 तो संख्याएं हो जाएगी 1 -5 और 25, लेकिन उनमें से छोटी संख्या -5 है। तो R ≠ -5, इसलिए R = 4। हम यह संगतता की जांच भी कर सकते हैं। इस प्रकार कथन 1 पर्याप्त है। कथन 2 का उपयोग करते हुए R × R² = 64, R³ = 64, R = 4। तो मध्य पद 4 का उपयोग करते हुए इस प्रकार कथन 2 पर्याप्त है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कह देंगे कि या तो कथन ए से निकाल लो या कथन बी से निकाल लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। निर्देश दे रखे हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के बाद 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपको डेटा और गणित के अपने ज्ञान का प्रयोग करके संभावित उत्तरों में से चुनाव करना चाहिए। 8 साल के बाद सूरज की उम्र क्या होगी, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट खुशी और सूरज की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7 है। सेकंड, खुशी सूरज से 15 वर्ष बड़ी है। तो आंसर दीजिएगा, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, करिए। इसके आंसर को समझते हैं। कथन 1 से फर्स्ट मान लीजिए खुशी और सूरज की वर्तमान आयु 4x और 7x। अब कथन 1 और 2 से सूरज की आयु माइनस खुशी की आयु 15, 7x - 4x = 15, 3x = 15, x = 5। इसलिए 8 वर्ष बाद सूरज की उम्र हो जाएगी 7 × 5 और +8, 35 + 8 यानी कि 43 वर्ष, है ना। तो यहाँ यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 की आवश्यकता है, दोनों कथनों की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे देखते हैं। निर्देश, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के बाद 2 कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि कथनों में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपको डेटा और गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करके संभावित उत्तरों में से चुनाव करना चाहिए। एक निश्चित विश्वविद्यालय में यदि प्रवेश नीतियों के बारे में पूछताछ करने वाले लोगों में से 50% वास्तव में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करते हैं, तो प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने वालों में से कितने प्रतिशत लोग विश्वविद्यालय में कक्षाओं में नामांकन करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने वालों में से 15% को विश्वविद्यालय में स्वीकार किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2, स्वीकार किए जाने वालों में से 80% विश्वविद्यालय को जमा राशि भेजते हैं। 5 विकल्प आप लोगों के सामने, इसके आंसर को यहाँ पे समझते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आवश्यक प्रतिशत कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग 80% का 15% का 15%। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने वाले 15% को विश्वविद्यालय में स्वीकार किया गया। स्वीकार किए जाने वालों में से 80% विश्वविद्यालय को जमा राशि भेजते हैं। 80 का 15% और 50%।
तो 80 का 15% का 50%, 80%, 80/100 गुणा 15%, 15/100 गुणा 50%, ठीक है ना। तो ये आपका 20×80, 20×5 100, और 5 से 3 बार, और 4 दूनी 8, और 4×5 25 से 2 बार, यानी कि 6% आ गया। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन आवश्यक है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, दिशा निर्देश दे रखे यहाँ पे। निर्देश है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न के बाद 3 कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जानकारी दी गई है। आपको प्रश्न के साथ साथ कथनों का अध्ययन करना है और यह तय करना है कि किस कथन में दी गई जानकारी प्रश्न को उत्तर देने के लिए आवश्यक है। 10 महिलाएं कितने दिनों में काम पूरा कर सकती है? स्टेटमेंट नंबर 1, 10 पुरुष 6 दिनों में काम पूरा करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, 10 महिलाएं और 10 पुरुष 3 सही 3/7 दिनों में काम पूरा करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, यदि 10 पुरुष 3 दिन काम करते हैं और उसके बाद पुरुषों के लिए 10 महिलाओं को काम पर लगाया जाता है, तो बाकी का काम 4 दिनों में पूरा हो जाता है। 5 विकल्प आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। आंसर देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से 10 महिलाओं का एक दिन का काम, ये हो जाएगा आप लोगों का 7/24 माइनस 1/6। 24 यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, ऊपर आएगा 7 - 4, यानी कि 3/24 आ जाएगा यहाँ पे। 10 महिलाएं काम को 8 दिन में पूरा करती है, स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड से। मान ले कि 10 पुरुष काम को x दिनों में पूरा कर सकते हैं और 10 महिलाएं उसी काम को y दिनों में पूरा कर सकती है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर सेकंड से 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 7/24, और स्टेटमेंट नंबर 3 से 3/x प्लस 4/y इक्वल टू 1। समीकरण 1 में 3 की गुणा और माइनस करना है समीकरण 2 से, तो 1/y इक्वल टू 1/8, तो y बराबर 8 आ जाएगा पहली और तीसरे समीकरण से। 3/6 प्लस 4/y इक्वल टू 1, तो y बराबर 8 आएगा। इसलिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए किन्हीं दो में से भी पर्याप्त है, यानी कि कोई दो स्टेटमेंट भी पर्याप्त है। 3 में से कोई दो, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न के बाद 3 कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जानकारी दी गई है। आपको प्रश्न के साथ साथ कथनों का अध्ययन करना है और यह तय करना है कि किस कथन में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। साबिर की वर्तमान आयु क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1, साबिर की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की आधी है। स्टेटमेंट नंबर 2, 5 वर्ष के बाद साबिर और उसके पिता की आयु का अनुपात 6:11 है। स्टेटमेंट नंबर 3, साबिर अपने भाई से 5 वर्ष छोटा है। इस क्वेश्चन को करिएगा। पहली स्टेटमेंट से मान ली कि साबिर की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके पिता की आयु 2x वर्ष है। पहली और दूसरे स्टेटमेंट से x प्लस 5/2x प्लस 5 इक्वल टू 6/11 क्रॉस मल्टीप्लाई 12x प्लस 30 इक्वल टू 11x प्लस 55, x बराबर 25। इसलिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट पर्याप्त है। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न के बाद 3 कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जानकारी दी गई है। आपको प्रश्न के साथ साथ कथनों का अध्ययन करना होगा और यह तय करना होगा कि किस कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। 2 अंकों की संख्या क्या है? स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, संख्या और अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्याओं का अंतर 27 है। दोनों अंकों का अंतर 3 है। और स्टेटमेंट नंबर 3, इकाई स्थान पर अंक दाई स्थान के अंक से 3 कम है। विकल्प दे रखे 5, आंसर बताइए।
आंसर समझते हैं। मान लीजिए दो अंकों की संख्या एक्स वाई है, इकाई अंक वाई, दहाई अंक एक्स। इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। तो इक्वेशन फर्स्ट से x माइनस वाई बराबर 27/9 बराबर 3, y माइनस एक्स बराबर 27/9 बराबर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड से x माइनस वाई बराबर 3, तो लिख देंगे y माइनस एक्स बराबर 3। थर्ड स्टेटमेंट से x माइनस वाई बराबर 3। सभी कथन एक ही जानकारी दे रही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड द्वारा हम सभी संख्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इनमें से कोई नहीं, ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न के बाद तीन कथन फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जानकारी दी गई है। आपको प्रश्न के साथ साथ कथनों का अध्ययन करना है और ये तय करना है कि किस कथन में दी गई जानकारी प्रश्न को उत्तर देने के लिए आवश्यक है। ब्याज दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में स्वयं दोगुनी हो जाती है। 2 वर्ष में एक निश्चित राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 400 रुपए है। स्टेटमेंट नंबर 3, प्रति वर्ष अर्जित साधारण ब्याज 2000 रुपए है। 5 विकल्प है, जवाब दीजिए। आंसर समझती है। फर्स्ट स्टेटमेंट से p बराबर 100 मान लो, यदि a बराबर 200 हो जाएगा, समय से दोगुनी हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट 200 माइनस 100 यानी कि 100, तो दर बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे p इंटू टी, तो 100 गुणा 100 बटे 100 इंटू 5 यानी कि 20%। सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड स्टेटमेंट से 400 गुणा 100 डिवाइड बाई 2000 गुणा 1 इक्वल टू 20% आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए या तो फर्स्ट या देखो, इस सेकंड और थर्ड दोनों से लिया जा रहा है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड से हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो या तो एक या सेकंड थर्ड दोनों पर्याप्त होंगे, या तो 1 या सेकंड थर्ड दोनों पर्याप्त होंगे। ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में एक प्रश्न के बाद तीन कथन फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जानकारी दी गई है। आपको प्रश्न के साथ साथ कथनों का अध्ययन करना है और यह तय करना है कि किस कथन में दी गई जानकारी प्रश्न को उत्तर देने के लिए आवश्यक है। आयताकार होल की फर्श लगाने की लागत क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1, होल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। स्टेटमेंट नंबर 2, होल की लंबाई 48 मीटर है और फर्श लगाने की लागत 850 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। स्टेटमेंट नंबर 3, होल का परिमाप 160 मीटर है और फर्श लगाने की लागत 850 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। इसका आंसर बताइएगा। आंसर समझते हैं। फर्स्ट और सेकंड से दोनों स्टेटमेंट से लंबाई 3x और 3x बराबर 48, x बराबर 16, तो चौड़ाई 2x यानी कि 32 मीटर। फर्श का क्षेत्रफल 48 गुना 32, फर्श की लागत 48 गुना 32 गुना 850 यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पर कितना आएगा? 13,05,600। इसी प्रकार सेकंड और थर्ड से हमें मिलता है ना, लंबाई बराबर 48 मीटर, ये लंबाई L है, चौड़ाई बराबर 32 मीटर, फर्श की कुल लागत 13,05,600। तीन कथनों में से कोई भी दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तीन में से कोई भी दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। निर्देश प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या दी गई है जिसके बाद फर्स्ट और सेकंड संख्या वाले दो कथन दिए गए हैं। निर्णय लेगी कथनों में से दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। शहर टीम में पुरुष बल में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1, महिला अधिकारियों की संख्या पुरुष अधिकारियों की संख्या के आधे से 250 कम है। महिला अधिकारियों की संख्या पुरुष अधिकारियों की संख्या का 1/7 है। उत्तर दे, विकल्प दे रखे, जवाब दीजिएगा। देखते हैं आंसर। कथन 1 का उपयोग करके मान लें कि पुरुष अधिकारियों की संख्या x है, तब महिला अधिकारियों की संख्या x/2 माइनस 250। अब अनुपात सटीक रूप से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए कथन 1 अपर्याप्त है। कथन 2 से मान ले पुरुष अधिकारियों की संख्या y
महिला अधिकारियों की संख्या 1/7 इंटू वाई, आवश्यक अनुपात y/y/7 यानी कि 7/1 इज इक्वल टू 7:1। अकेला कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कथन 1 पर्याप्त नहीं है। यदि अकेला कथन 2 पर्याप्त है, लेकिन अकेला कथन 1 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। दिशा निर्देश। प्रत्येक प्रश्न में एक ही समस्या दी गई है, जिसके बाद फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट संख्या वाले 2 कथन दिए गए हैं। निर्णय करें कि कथनों में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। यदि x और y दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो x y से कितना बड़ा है। स्टेटमेंट नंबर 1 x + y = 20। स्टेटमेंट नंबर 2 x = y²। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आंसर देखते हैं। कथन 1 से x + y = 20, कथन 2 में x = y², कथन 1 में x = y² रखे तो y² + y = 20, तो y² + y - 20 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके फैक्टर करेंगे y² + 5y - 4y - 20 = 0। तो पहले दो में से y कॉमन ले लूंगा, y × y + 5 -4 कॉमन ले लूंगा, y + 5 = 0। तो y - 4 और y + 5 = 0। दो फैक्टर बनेंगे आपके, यानी कि y = 4, y = -5 आएगा। क्योंकि x और y धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम y = 5 नहीं ले सकते। y = 4 लेकर और कथन 1 में रखने पर तो x + 4 = 20, x = 16 आएगा। अब x - y = 16 - 4 = 12। x y से 12 अधिक है, इसलिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन आवश्यक है। तो सी स्टेटमेंट में आपको दे रखा है, ऑप्शन सी में, यदि दोनों कथन एक साथ लिए जाने पर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कोई भी कथन अकेले पर्याप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निर्देश। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के बाद 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना है कि कथनों में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। आपको आंकड़ों और गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करके संभावित उत्तरों में से चुनाव करना चाहिए। 5 साल के बाद ईश्वरी की उम्र क्या होगी। स्टेटमेंट नंबर 1, ईश्वरी की वर्तमान उम्र वैभव की वर्तमान उम्र से दोगुनी है। स्टेटमेंट नंबर 2, वैभव जो ईश्वरी की वर्तमान उम्र का आधा है, 5 साल पहले 21 वर्ष का था। 5 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। आंसर। कथन सेकंड से वैभव की 5 साल पहले की उम्र 21 वर्ष, वैभव की वर्तमान उम्र 21 + 5 = 26, ऐश्वर्या की वर्तमान उम्र 26 × 2 यानी कि 52, ऐश्वर्या की 5 साल बाद की उम्र 52 + 5 = 57। इसलिए केवल कथन सेकंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, और जी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे समरी देख लेते हैं आज के चैप्टर की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। प्रश्न और कथन। प्रत्येक डेटा पर्याप्त। प्रश्न में एक समस्या कथन और 2 कथन, कथन 1 और कथन 2 होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना है कि क्या कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। उत्तर विकल्प। आपको समस्या को पूरी तरह से हल करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय आपको यह तय करना होगा कि दिए गए कथन अकेले या एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। उत्तर विकल्प आमतौर पर है। स्टेटमेंट नंबर 1, कथन 1 अकेला पर्याप्त है, लेकिन कथन 2 पर्याप्त नहीं होगा। बी, कथन 2 अकेला पर्याप्त है, लेकिन कथन 1 पर्याप्त नहीं है। सी, दोनों कथन एक साथ पर्याप्त है, लेकिन कोई भी कथन अकेले पर्याप्त नहीं है। डी, प्रत्येक कथन अकेला पर्याप्त है। ई, दोनों कथन एक साथ पर्याप्त नहीं है। दृष्टिकोण। प्रश्न को समझे, जो पूछा जा रहा है उसे समझने के लिए समस्या को ध्यान से पढ़े, उस पर चर या मान को पहचाने जिसे आपको निर्धारित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक कथन का मूल्यांकन करें। जांचें कि क्या केवल कथन एक ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। जांचें कि क्या केवल कथन 2 ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। कथनों को संयोजित करें। यदि कथन कोई भी कथन अकेला पर्याप्त नहीं है तो निर्धारित करें कि क्या दोनों कथनों का संयोजन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। विभिन्न परिदृश्यों पर विचार करें। कभी कभी विभिन्न परिदृश्यों या मूल्यों की खोज से आपको यह देखने में मदद मिल सकती है कि एक साथ दिए गए कथन पर्याप्त है या नहीं।
धारणाओं से बचे, प्रदान की गई जानकारी पर सख्ती से कायम रहे और धारणा बनाने या जो अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है उसे जोड़ने से बचे। ठीक है, उदाहरण। प्रश्न, क्या x एक पूर्णांक है? कथन फर्स्ट है x 2 से विभाज्य है, कथन 2 है x 3 से विभाज्य है। विश्लेषण, अकेले दोनों कथन पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए x 2 या 3 हो सकती है जो पूर्णांक नहीं है। संयुक्त रूप से वे संकेत देती है कि x 6 से विभाज्य है। इसका अर्थ है कि x एक पूर्णांक हो सकता है, लेकिन सटीक मान जाने बिना हम निश्चित नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।